हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू के सब्जेक्ट एमएसडी 12 को। हम इसकी कहानी नंबर 3 पढ़ रहे हैं। मूल्यांकन और विश्लेषण का महत्वपूर्ण प्रश्न 4 चल रहा है। कहानी हम पढ़ चुके हैं और 3 क्वेश्चन भी हमारे हो चुके हैं। तो हम मूल्यांकन और विश्लेषण का महत्वपूर्ण प्रश्न 4 कर रहे हैं। आज का प्रश्न है, जयकांतन ने मजदूर के दैनिक जीवन और अंतर्मन का बारीकी से चित्रण किया है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। डी जयकांतन ने टेरिल कहानी के केंद्रीय पात्र विनायक मूर्ति के जीवन का बारीकी से अध्ययन करके उसका चरित्र चित्रण किया है। पीड़ित, दलित, शोषित, निर्धन, मजदूर जीवन समस्याओं के अंकन के साथ साथ उनके हृदय की गहराई में उतरकर जैसा चित्रण जयकांतन ने किया है वैसा कोई भी तमिल कहानीकार आज तक नहीं कर पाया है। इस संदर्भ में डॉक्टर के जमुना ने लिखा है कि समाज द्वारा तिरस्कृत, अपमानित एवं उपेक्षित लोगों को उन्होंने सहानुभूति की दृष्टि से देखा और उनके जीवन का चित्रण अपनी कहानियों में किया। टूटी फूटी झोपड़ियों में प्लेटफॉर्म पर जीवन बिताते हुए मुट्ठी भर अन्न के लिए तड़प तड़प कर प्राण देने वाले निर्धन लोगों के दुख दर्द को जितनी सजीवता से जयकांतन ने प्रस्तुत किया है वैसा किसी दूसरे तमिल कहानीकार ने नहीं किया है। इस कहानी को पढ़कर ज्ञात होता है कि विनायक मूर्ति अपने मालिक के मूड पर जीवित रहता है। कभी मुतलियार प्रसन्न होकर अठन्नी दे देते हैं तो कभी मूड ठीक रहे तो चाय के लिए चवन्नी दे देते हैं। भोजन है दाल भात, अनवरत काम, लगातार काम करते चले जाते हैं वो। निर्धन मजदूर के जीवन में घोर निसंगतता, यह कहीं ना कहीं अकेलेपन का शिकार भी हैं। वह अचानक बीमारग्रस्त हो जाता है और भयानक दर्द उठता है उसके पेट में। अंतड़ियाँ मरोड़ने लगती हैं। हर्निया का ऑपरेशन हुआ सरकारी अस्पताल में। उसके जीवन के बारे में जयकांतन ने 3 शब्द पेश किए। इन 3 शब्दों में मजदूर का जीवन पूर्णतः अभिव्यंजित हो उठा है: बीमारी, दर्द और अपमान। क्योंकि उसको अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिन्होंने पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, जिससे कि उनको पता चल जाए। हमें पता है कि के विनायक मूर्ति मुतलियार के कारखाने में काम करता है, छापे खाने में, ठीक है, और सारा काम उसे करना पड़ता है। उसको जब वो 18 की उम्र का था तब यहाँ पर आ गया था और अब वो 30 साल का हो गया, यानी कि 12 साल हो गए उसे लगातार मुतलियार के कारखाने में काम करते हुए। तो जैसे कि और लड़कों के मन में इच्छा होती है, उसके मन में भी इच्छा थी कि उसकी शादी हो जाए, उसका घर बस जाए और वो भी चैन से ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन अचानक से उसे एक दिन पेट में दर्द उठता है और अंतड़ियाँ मरोड़ने लगती हैं उसकी। फिर उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया जाता है तो उसे बताया जाता है कि उसको हर्निया हो गया है। और अब वो पोजीशन है कि बीमारी और दर्द से तो वो तड़प ही रहा था और बात आ गई थी अब अपमान की, क्योंकि उससे कहा गया था कि अब तुम शादी नहीं करना क्योंकि ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो ये 3 जो शब्द हैं, बीमारी, दर्द और अपमान, उसका घूंट पीकर वो रह जाता है और उसे अपनी ज़िंदगी में आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। जैसे कि छापे खाने के माहौल में था जहाँ पे वो काम करता था, वहाँ पे भी पूरा अंधकार पूर्ण जीवन था। ऐसा लगता था अंधेरी गुफा सी में वो काम कर रहे हैं और कुछ जीवन में रोमांच नहीं था, कुछ मनोरंजन नहीं था। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। कामगार भी मानव है, उसकी आंखों में भी कुछ स्वप्न तैरते हैं। उन स्वप्नों की पूर्ति हेतु ही वे कठोर श्रम करते हैं, कष्ट और पीड़ा सहकर भी जीवित रहते हैं, अपमान झेलते रहते हैं। उनके सपनों का संबंध ना तो अकुत पूंजी का स्वामी बनने से है और ना ही राजधिरानी या सम्राट की ऊंची कुर्सी से होता है। क्योंकि एक मजदूर है वो तो ऐसा नहीं चाहता कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो या मुझे सम्राट की ऊंची कुर्सी मिले। वो तो बस एक छोटा सा उसकी जीवन की अभिलाषा होती है कि वो भी अपना घर बसाए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहे और थोड़ा बहुत कमा के अपना जीवन यापन कर पाए। सपने बहुत छोटे छोटे होते हैं, आजीविका से संबंधित तथा जीवन की आवश्यकता से जुड़े होते हैं ये सपने। विनायक मूर्ति का भी एक सपना था, छोटा सा, विवाह करने का, घर बसाने का। जैसे निर्धनों का कोई सपना साकार नहीं हो पाता, वैसे ही विनायक मूर्ति का सपना भी चूर चूर हो जाता है, बिखर जाता है, टूट जाता है। जब ऑपरेशन के बाद महीने भर अस्पताल में बिताने के बाद छुट्टी मिलती है, डॉक्टर की सलाह सुनकर वह ऐसा महसूस करता है मानो उसके दिल के अंदर चुपके से एक बम बनकर फूट गया हो। डॉक्टर की हिदायत थी, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। अव्वल तो ऐसी इच्छा उठेगी ही नहीं, फिर भी दूसरों के दबाव में आके कहीं शादी ना कर लेना। पिछले 12 वर्षों से सजाया गया सपना मिट्टी में मिल जाता है। क्योंकि उसको भी जब से वो आया था 18 की उम्र में, उसका भी सपना था कि वो अपना घर बसाए, बट उसका सजाया एक छोटा सा सपना मिट्टी में मिल गया। 30 बरस के नौजवान विनायक मूर्ति के लिए इससे बड़ा वज्रपात भला और क्या हो सकता था। काम पर लौटता है तो मुतलियार उसका वेतन 10 रुपये बढ़ा देता है।
विवाह के लिए पेशगी के तौर पर 100 रुपये देने का ऐलान भी कर देता है। कैसी विडंबना है विनायक मूर्ति के जीवन की कि वह गुप्त स्थान के घाव को दिखा भी नहीं पा रहा है और सहन भी नहीं कर पा रहा है। तो बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति में से विनायक मूर्ति गुजर रहा है। इस कहानी में विनायक मूर्ति श्रमिक या कामगार वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। विनायक मूर्ति का स्वप्न भंग होना प्रत्येक श्रमिक के स्वप्न भंग होने के समान है। विनायक मूर्ति के स्थान पर किसी भी कर्मचारी या मजदूर का नाम रख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रसंगता यह उल्लेख किया गया है कि आज़ादी के बाद भारतीय मजदूर वर्ग और असहाय व पराश्रित लोगों की करुण चित्कार जयकांतन की कई कथाओं में प्रतिध्वनित होती है। ओवरटाइम शीर्षक कहानी का कथानायक अल्लई मुल्लई है। तो एक कहानी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ओवरटाइम। ओवरटाइम का मतलब है कि अगर काम के घंटे ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद भी अगर कोई काम करता है तो वो ओवरटाइम कहलाता है। तो इस कहानी का रेफरेंस दिया गया है। उसका कथानायक अल्लई मुल्लई है। वह एक गरीब कंपोजिटर है। उसका सपना है वह अपनी बेटी का विवाह करा सके। इसके लिए वह धन जुटाने के लिए चिंतित रहता है और पीड़ित भी। विनायक मूर्ति की तरह दिन रात काम करते करते बीमार हो जाता है। इस कहानी में अल्लई मुल्लई प्रेस में ही दम तोड़ देता है। टेडिल कहानी ओवरटाइम के आगे की कहानी है। वहाँ पे तो ये हुआ था कि उसने दम तोड़ दिया था, लेकिन टेडिल कहानी में इससे आगे भी लेके जाया गया है। यह इसलिए कि विनायक मूर्ति का सपना चूर चूर हो जाता है, पर वह एक अदम्य जिजीशा प्रकट करता है। जीवन यथार्थ को झुटलाने के प्रयास में वह वेस्ट शीट ही सही मशीन रोककर कैंसों के बीच में तय करके रखे हुए कागज़ निकाल कर देखता है। ठीक है, तो मशीन रोकता है बीच में, तो उसके पास थोड़ी सी वेस्ट शीट थी और उसमें उसने थोड़े से कागज़ रखे हुए थे, उसमें निकाल कर देखता है कि विनायक मूर्ति और सौभाग्यवती अनुसैया का शुभ विवाह। अब ये क्या प्रॉब्लम थी, ये क्या बात थी, मैं आपको बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ था कि विनायक मूर्ति कोई निमंत्रण पत्र छाप रहा था शादी के। तो उसमें क्या हुआ कि जो लड़के का नाम था ना, उसकी जगह उसने अपना नाम लिख दिया कि विनायक मूर्ति, और जो लड़की थी उसका नाम था अनुसैया। तो उन दोनों का शुभ विवाह कर दिया था। तो उसे ये देखकर बहुत हंसी आ गई थी। ठीक है, और वो खिलखिला के हंस पड़ा था। ये जब हमने कहानी पढ़ी थी तो हमने देखा था इसे। तो इसमें क्या करा, इसने वही पुराना कागज़ एक बार निकाला वेस्ट शीट में से। तो उसने जब इसको पढ़ा कि विनायक मूर्ति और सौभाग्यवती अनुसैया का शुभ विवाह, तो जीवन में अभावों के से जूझने के बावजूद वह पराजित नहीं होना चाहता था। किसी कार्ड में चिरंजीव श्रीधर छपा हुआ था, तो उसने उन 7 अक्षरों के बदले अपना नाम सेट कर लिया था के विनायक मूर्ति। इस शरारत से उसके संघर्षमय जीवन, दुख भरी जिंदगी के पल में मुस्कान छा जाती है, जो आने वाले दुख के पहाड़ को लांघने के लिए पर्याप्त होती है। इस प्रकार प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवन सुधारस का संघान लेना मजदूर वर्ग का सबसे बड़ी विशेषता है। तो क्या करते हैं कि मजदूर वर्ग के पास जब कुछ नहीं होता, तो इतनी प्रतिकूल स्थिति होती है, फिर भी वो सोचता है कि जीवन में कुछ तो सुधार रस हो, कुछ तो मनोरंजन हो। तो ये ही मजदूर वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता होती है। सांसारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए एक जीवन साथी का होना बहुत आवश्यक है। वाले वाक्य में सुखमय के स्थान पर दुखमय छप गया था। तो एक बार जब वो छाप रहा था किसी कार्ड को, तो ये था कि सांसारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए एक जीवन साथी का होना आवश्यक है। और सपोज़ करो इसकी जगह सुखमय की जगह दुखमय छप गया, तो सेंटेंस हो गया सांसारिक जीवन को दुखमय बनाने के लिए एक जीवन साथी का होना बहुत आवश्यक है। ऐसा करने पर विनायक मूर्ति को अचानक से ही हंसी आ गई थी। ठहाका मार कर हंस पड़ा था वो। कष्ट झेलते हुए, अभावों में जीते हुए, असुविधाओं का सामना करते हुए भी विनायक मूर्ति के जीने का ढंग निराला है, अद्भुत है। श्रमिक वर्ग की इस विशेषता को कथाकार ने अति सरल और सहज तरीके से वर्णित करने का बहुत ही सुंदर प्रयत्न किया है। इसलिए यह कहानी बेजोड़ है और अनन्य भी। यह कहानी हमें निराश नहीं करती, आशावान बनाती है। यह कहानी हमें भी बताती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन को अर्थप्रद बनाया जा सकता है, उसे नई अर्थवत्ता प्रदान की जा सकती है, जीवन के मूल मंत्र का प्रचार किया जा सकता है, कटु तिक्त रस का पान करते हुए मानव की रक्षा की जा सकती है, मानवता की रक्षा की जा सकती है। जीवन की एक रसता तथा मोनोटोमी को भी अस्वीकारा जा सकता है। यांत्रिक जीवन की असहाय वेदना को सहन करने में मनुष्यता को बचाए रखने में प्रयत्न सफलीभूत हो सकता है। खंडित विखंडित तार तार होते सपनों के क्षण में भी जीवन के रस को खोजा जा सकता है। तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ये तो चलो मज़दूर के जीवन की त्रासदी है, पैसों से कनेक्टेड है और उसके छोटे छोटे सपनों से कनेक्टेड है। कभी कभी हम जीवन में देखते हैं कि जिनके पास पैसे की कमी नहीं है उनके जीवन में भी कुछ ऐसा घट जाता है जो कि जिसको बदलना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कभी किसी अपने का साथ छूट जाना या कुछ हो।
तो इस कहानी के माध्यम से बताया गया कि जब भी प्रतिकूल स्थिति हो उससे निमटने के लिए अपने जीवन को रसमय बनाने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रतिकूल स्थितियाँ तो चाहे अमीर हो या गरीब उसमें आती ही रहती हैं। तो फिलहाल ये एक मजदूर के जीवन की कहानी थी और उसके साथ उसके मालिक का संबंध भी बताया गया है और उसके सपनों का तार-तार होते विखंडित होते क्षणों के बीच में उसने जीवन के रस को खोज निकाला, इसका भी बताया गया है कि प्रतिकूल स्थितियों में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने जीवन को सरसतापूर्ण जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका मोराल था इस कहानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, जयकांता ने मनुष्य से मशीन बन जाने की त्रासदी की ओर संकेत किया है, स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जयकांता ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दुष्परिणामों तथा अमानवीयता को उजागर किया है, इस कथन की आलोचना कीजिए। तो इसका वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे आगे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।